हेलो एवरीवन, आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहते हैं, इसमें जो मेन रोल है वो किस पर्सन का है? F.W. टेलर। F.W. टेलर कह सकते हैं, या फिर उसका फुल नेम क्या था आपका? फ्रेडरिक विल्सन टेलर था उनका फुल नेम। और उन्होंने क्या किया था बेटा? फ्रेडरिक विल्सन, उन्होंने न्यू साइंटिफिक वे ढूंढे थे किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। यानी वो हमें क्या करना है, कोई ओल्ड मेथड यूज नहीं करने हैं, हमें न्यू बेस्ट वे जिससे हमारा टास्क क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और उनका जो क्या था लाइफ स्पैन पीरियड, अगर बात करें कितने टाइम पीरियड तक वो क्या रहे थे, जीवित रहे थे, मतलब कि उनकी बर्थ डेट डेथ रेट तो वो था 1856 टू 1915। इवन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो एक जो इंडस्ट्री थी उसके अंदर 1878 से 84 6 ईयर तक उसके अंदर काम किया था। और उन्होंने अपना जो काम है, यानी उन्होंने उस इंडस्ट्री के अंदर क्या किया था, लेबर से स्टार्ट किया था टास्क करना। और लेबर से काम करते करते उसी सेम इंडस्ट्री के अंदर क्या बन गए थे, वो इंजीनियर तक उन्होंने काम किया था। और ये सारा टास्क उन्होंने क्या किया था, विद इन 6 मंथ्स के, मतलब विद इन 6 ईयर के अंदर उन्होंने किया था। उसके अलावा बेटा 193 यानी 1903 के अंदर उन्होंने क्या किया था, सोप मैनेजमेंट एक जर्नल पब्लिश किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट 1911 में उन्होंने क्या किया था, एक बुक पब्लिश की थी जिस बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये था हमारे F.W. टेलर के बारे में। अब हम स्टडी कर रहे हैं बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है, आप साइंटिफिक वे से क्या करते हो, स्टडी करते हो। इसके अंदर क्या होता है, नोइंग एग्जैक्टली, हम क्या है ना, जानना चाहते हैं व्हाट यू वांट मैन टू डू, कि आदमी कर क्या सकता है, एंड सी दैट दे डू इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। सबसे पहले हमें काम करते हुए जो भी मैन टास्क कर रहे हैं उन्हें देखना है, और फिर उसके बाद मतलब कि उन्हें काम देना कि एग्जैक्टली मैं कर क्या सकते हैं। फिर उन्हें आराम से क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद देखना है कि वो उस टास्क को कैसे बेस्ट और चीपेस्ट वे के अंदर कैसे उस टास्क को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। यानी उन्होंने क्या यूज किया साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, आपकी वही सिस्टमेटिक स्टडी की है, साइंटिफिक वे के द्वारा की है। वही उन्होंने कोई ओल्ड टेक्निक नहीं यूज की, वही पुराने रूल्स को फॉलो नहीं किया। उन्होंने क्या क्या है कि आपको टास्क करना है, टास्क करते वक्त आपको जो अच्छा लगे, जो बेस्ट वे लगे, उस तरीके से आप क्या करो, उस टास्क को कंप्लीट करिए। अब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए भाई क्या होता है, प्रिंसिपल है, जैसे हमने क्या किए थे, इससे पहले हमने 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के स्टडी किए थे, वैसे ही सेम एज इट इज ये प्रिंसिपल है किसके, आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखिए भाई इसके अंदर जो आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या रहा है, साइंस की वजह से, जैसे साइंस के अंदर क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, टेक्निक होती है किसी टास्क को करने के लिए, प्रिंसिपल होते हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन इसके अंदर वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे साइंस के अंदर क्या होते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं, वैसे इसके अंदर कोई आपके साइंस के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, हिट एंड ट्रायल सिस्टम, कि आप क्या करोगे, कोई भी टास्क को करोगे, उसके अंदर एक बार ठीक नहीं है, ऑब्जर्व करोगे, नहीं हुआ, हिट किया, ट्रायल किया, फिर नेक्स्ट टाइम करोगे। तो ये क्या है, साइंस सिस्टमेटिक वे से करोगे, साइंस की तरह करोगे। लेकिन हमें पुराने वाले रूल्स को लगातार क्या नहीं करना है, फॉलो अप नहीं करना है। अगर हम उसके अंदर कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेकेंड वन है जो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन का सारा वर्क कौन करवा रहा है, हमारा मैनेजर करवा रहा है। जब वो मैनेजर क्या करवा रहा है, टास्क करवा रहा है, तो ये तो हो गया हमारा मैनेजर।
मैनेजर। ठीक है, टास्क करवा रहा है। मैनेजर काम किसके लिए कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और मैनेजर किन से काम करवा रहा है? मैनेजर वो वर्क करवा रहा है वर्कर से। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी टॉप मैनेजमेंट है और जो उसके वर्कर है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? हार्मनी रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी गुड रिलेशनशिप होना चाहिए। जितना अच्छा अगर एक गुड रिलेशनशिप होगा तभी वहां पर रिजल्ट क्या आता है? बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अगर वहां पर क्या नहीं होगा अच्छा, अगर हार्मनी रिलेशनशिप नहीं होगे यानी दोनों के दोनों अपने क्या दिखाते रहेंगे? एटीट्यूड दिखाते रहेंगे, ये दिखाते रहेंगे मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, अरे मैं इससे बोलूंगा वर्कर से इससे काम करवाने के लिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा और कॉन्फ्लिक्ट होने पर क्या हो जाएगा? हम जो अपना टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ना ही तो वर्कर को कोई बेनिफिट होगा, ना ही ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन को फायदा कैसे नहीं होगा? ऑर्गेनाइजेशन लगातार गेन के कंपैरिजन में क्या चली जाएगी? लॉस में चली जाएगी। वर्कर को क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। या अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मनी रिलेशनशिप होगा तो जो वर्कर है वो अपनी अलग से ट्रेड यूनियन नहीं बनाएंगे, इवन कोई स्ट्राइक भी नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर बेसिकली क्या होता है? मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी दोनों की हमें क्या करना है? मेंटल उनकी जो थिंकिंग है उनको हमें चेंज करना होता है। अगर जैसे हम उनकी मेंटल चेंज कर देंगे तो अच्छा काम, दोनों के दोनों अच्छे तरीके से काम करेंगे। बस एक एग्जांपल देते हुए बेटा, जापान के अंदर क्या होता है? अगर वर्कर क्या नहीं है, अगर वर्कर अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है या टॉप मैनेजमेंट है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो अपने काम को करना नहीं छोड़ते हैं। वो क्या करते हैं? अपने टास्क पर डेली रूटीन के अकॉर्डिंग जाते हैं, लेकिन एक क्या पहन लेते हैं? ब्लैक बैज। ब्लैक बैज पहन लेते हैं और अपना पहले के कंपैरिजन में क्या करने लग जाते हैं? डबल एफर्ट से काम करने लग जाते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट ये देखते हैं कि ये स्ट्राइक पर जाते हुए डबल काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही क्या कर लेती है? उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेती है, रेडी हो जाती है। ये सारी चीजें। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलम, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? हमारी वही दो पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कर है, उन दोनों को कोऑपरेट मिलकर काम करना है। जितना ज्यादा उन दोनों के बीच में कॉर्पोरेशन होगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। यानी कॉर्पोरेशन का अंदर ये है कि वर्करों को भी क्या आनी चाहिए? इंपॉर्टेंस देनी है। वर्कर को इंपॉर्टेंस किसके रिगार्डिंग? जैसे कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हो क्वालिटी के रिगार्डिंग, क्वांटिटी के रिगार्डिंग। अगर हम वर्कर से पूछ ले कि कितना एक दिन के अंदर स्टैंडर्ड आप काम कर सकते हो तो वर्कर बता देंगे कि हम सर एक दिन के अंदर 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जब उन्हें हमने क्या दिया? कोऑपरेट किया तो उन्होंने बताया 10 यूनिट का। तो वो 10 यूनिट का, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि हम 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने, टॉप मैनेजमेंट ने नहीं कहा, उन्होंने कहा तो वो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए पूरा करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ऑर्गेनाइजेशन उनको क्या कहे? ऑर्डर दे कि तुम्हें 10 यूनिट करनी है, हमें नहीं पता है, लेकिन उनकी कैपेसिटी कितनी है? 4 यूनिट की, तो वहां पर कॉर्पोरेशन ना होने पर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यानी दोनों को अलग अलग नहीं आइडेंटिफाई करना है, दोनों को मिलकर काम करना। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? जितने भी पर्सन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन सभी पर्सनों को अपनी एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी सोल्व करने का पूरा मौका होना चाहिए। इवन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी प्रॉफिट होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को गेन होता है तो क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन को अपने गेन को केवल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने वाले टॉप मैनेजमेंट को ही अपने आप में शेयर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं एफर्ट्स किसके डले होते हैं? वर्कर के डले होते हैं।
तो उन्हें भी उस प्रॉस्पेरिटी में क्या देना चाहिए, हिस्सा देना चाहिए। इवन बेटा प्रॉस्पेरिटी अगर एम्प्लॉय ही क्या करते रहेंगे, हमेशा गेन लेते रहेंगे, तो वो एक लॉन्ग पीरियड टाइम तक क्या नहीं ले सकते, गेन नहीं ले सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टाइम तक गेन लेने के लिए उसे कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी में किसको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, अपने वर्कर्स को। एफिशिएंसी को इनके इंक्रीज करने के लिए वर्करों के रिगार्डिंग क्या करना चाहिए, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें के लिए स्पेशल सेमिनार ऑर्गेनाइज करने चाहिए, जिससे उनके क्या उसके डेवलपमेंट हो सके और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फुल एफर्ट से क्या करे, काम करे। अब हम स्टडी करेंगे फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फीचर्स है बेटा, सबसे पहले क्या होता है कि साइंटिफिक इसके अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हम है सिस्टमेटिक वे से क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। हम पुराने वाले जो रूल है उनको फॉलो अप ना करके नए रूल्स को क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या करने लग रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मेंटली चेंज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्कर की, और जो भी हम रूल्स बना रहे हैं, प्रिंसिपल बना रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रिक्टली फॉलो अप करने लग रहे हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। क्वालिटी है हमारी वो क्या होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्वांटिटी का जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और बस यही आपका बेसिकली फीचर्स थे। अब है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो इम्पोर्टेंट है, फंक्शन फॉरमैनशिप। बेटा देखिए फंक्शन फॉरमैनशिप यानी ये वर्ड है फॉरमैन। देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये 3rd नंबर पर आता है फॉरमैन। और क्या होता है, जो ये फॉरमैन है वो क्या करता है, वो लेवल में, वैसे तो ये लेवल में 3rd लेवल पे आ रहा है बेटा, लेकिन वहीं ये वर्करों से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। जितने भी वर्कर है उन सबसे वो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ था। इवन ये वर्करों में सबसे अच्छा वर्कर ही क्या कहलाता है, फोरमैन आपका कहलाता है। तो जो हमें फोरमैन लेना है वो कैसा होना चाहिए, डिलीजेंट होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। यानी जो उसको टास्क दिया जाए वो उस टास्क को क्या कर पाए, पूरा कर पाए। फंक्शनल फोरमैनशिप है वो हमारे फ्यूल की जो प्रिंसिपल है स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन यानी डिवीजन वर्क से बिल्कुल वही चीज सिमिलरिटी है। इसके अंदर क्या होता है, टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए इसके अंदर हमने फैक्ट्री मैनेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर। फिर हमने उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, रूट कॉलर, इंस्ट्रक्शन, टाइम। इस तरीके से वो क्या हो रहा है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है। लेकिन ये क्या है, पूरी तरह से अपोजिट है फ्यूल प्रिंसिपल किसके, यूनिटी ऑफ कमांड। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप में मैंने क्या किया है, सारे टास्क को डिवाइड कर दिया डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। और ये क्या है, 8 स्पेशलिस्ट है जो वर्कर के काम को क्या करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट वन इज रूट कलर। बेटा जो जितना भी प्लानिंग है कि कैसे कैसे हमें टास्क करना है, तो उसके अंदर रूट कलर क्या करता है, डायरेक्शन डिसाइड करता है कि हमें किस वे से काम करना है। इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि आपको कैसे कैसे काम करना है, आपका स्टैंडर्ड टाइम क्या, स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से टाइम एंड कॉस्ट कलर स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर देता है कि 10 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए आपका टाइम है 1 आवर, तो फिर आप 8 आवर्स में से 1 आवर रेस्ट का निकाल के 7 जो आपके 7 आवर बच गए, तो उसके अंदर आप कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करोगे, 70 यूनिट। डिसिप्लिन, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करता है, सारे काम उसके अकॉर्डिंग हो। सेम एज इट इज गैंग बॉस है, वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है। स्पीड बॉस कि आपका टाइम चेक करता है कि कितने एफिशिएंसी से आप वर्क कर रहे हो, कितने टाइम में कर रहे हो। रिपेयर बॉस मशीन वगैरह है, जितने भी है रिपेयरिंग वगैरह का काम वही करता है। इंस्पेक्टर सारे काम को ऑल ओवर को ऑब्जर्व करता है, वो कौन होता है, हमारा इंस्पेक्टर। ये सारे किसके काम को ऑब्जर्व करते हैं, 8 स्पेशलिस्ट वर्कर के काम को ऑब्जर्व करते हैं। ये होता है हमारा फंक्शन फॉरमैनशिप। सेकंड वन इज स्टैंडर्डाइजेशन वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर हमने क्या कर दिया है, स्टैंडर्ड डिसाइड कर दी है। स्टैंडर्ड हम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, हम अपने स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे क्वालिटी के अकॉर्डिंग, हम स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिसाइड कर देते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर है उन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, टास्क को कंप्लीट करना होता है। जब स्टैंडर्ड डिसाइड हो जाते हैं तो स्टैंडर्ड के डिसाइड होने पर जो भी वर्कर है
एफिशिएंटली उस टास्क को क्या कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं, उनके द्वारा टास्क किया वो इफेक्टिव होता है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि सिंपल वे से हमें काम करना है, जितने भी अननेसेसरी एलिमेंट है उन सभी अननेसेसरी एलिमेंट को हम क्या कर देंगे। जैसे कि बेटा आपको मैं एग्जांपल देती हूँ शूज के अंदर कि क्या होता है, आप कभी जब आप मार्केट के अंदर जूता पहनने के लिए जाते हो शूज के लिए, तो आप क्या कहते हो, 8 नंबर दे दो, 7 नंबर दे दो, 5 नंबर दे दो, ऐसे नंबर मांगते हो ना शूज का। कभी ये तो नहीं मांगते हो ना 5.5 नंबर दे दो या 6.5। तो इसके अंदर वो अननेसेसरी एलिमेंट को एलिमिनेट कर दिया, केवल नेसेसरी एलिमेंट होता है, यानी सिंपल कर दिया। तो ये होता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। ये आपके जो 4 है, ये है हमारे पार्ट है वर्क स्टडी के, कि कैसे कैसे हम टास्क को, वर्क को कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर आते हैं ये चारों के चारों वर्क स्टडी के अंदर। मेथड स्टडी, मेथड में क्या है, वन एंड बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए वर्क, वन बेस्ट मेथड। मेथड स्टडी के अंदर हम वो करते हैं कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जिसके द्वारा हम क्या काम कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग क्या होता है, प्रॉपर ऑपरेशन रिसर्च होता है, क्रिटिकल एनालाइजिंग होती है, प्रोडक्ट का डिजाइन। इवन मैं एग्जांपल देती हूँ बेटा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर कार मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग मेथड स्टडी कि प्रोडक्ट का हमें कैसे डिजाइन करना है, वो सारे मेथड शुरू से लेकर रॉ मटेरियल से लेकर जब तक वो प्रोडक्ट की डिलीवरी कंज्यूमर तक नहीं हो जाती, वो सारी स्टडी की जाती है मेथड स्टडी के। मोशन, मोशन के अंदर जितने भी अननेसेसरी एलिमेंट है उन सभी को हमें क्या करना है, बिल्कुल हटाना है, रिड्यूस करना है। इवन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं को क्या करना है, इंक्लूड करना है। और इसके अंदर कैमरे के द्वारा जो भी वर्कर काम कर रहे होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि कैसे कैसे वो क्या कर रहे हैं, काम को कंप्लीट कर रहे हैं। एक एग्जांपल हो बेटा, जैसे कि जब बिल्डिंग वगैरह की कंस्ट्रक्शन लग रही है या घर वगैरह बन रहे होते हैं तो आपने देखा होगा मिस्त्री होता है जो घर को बनाता है। तो क्या हुआ, जो टेलर ने ऑब्जर्व किया कि वो एक ईंट को लेने के रिगार्डिंग कितनी एक्टिविटीज कर रहा था, 18 एक्टिविटीज कर रहा था। तो उसने 18 में से 5 एक्टिविटीज रखकर और 13 अननेसेसरी एक्टिविटीज को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया मोशन स्टडी के अंदर। टाइम स्टडी कि किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगेगा, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दिया कि आपको, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में क्या लग रहा है, हाफ आवर लग रहा है। तो सेम एज इट इज 1 यूनिट आपकी प्रोड्यूस हो रही है हाफ आवर में, तो सेम एज इट इज आपकी 4 यूनिट प्रोड्यूस होंगी कितने में, 2 आवर्स के अंदर। तो ये टाइम स्टडी होता है। सेम एज इट इज फैटिग्यू, इसके अंदर स्टॉप वॉच सिस्टम होता है जिसके द्वारा वो वॉच करती है कि आपने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग किया है या नहीं किया है। फैटिग्यू स्टडी के अंदर क्या होता है, फैटिग्यू के अंदर हमारा स्पेशली क्या क्या हमारे इसके अंदर रेस्ट इंटरवल है, अमाउंट के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उन सभी को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, यानी इसके अंदर रेस्ट इंटरवल दिया जाता है। डिफरेंशियल वेज सिस्टम, डिफरेंशियल वेज सिस्टम होता है एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट, इनएफिशिएंट वर्कर को आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग। डिफरेंशियल यानी एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, इनएफिशिएंट को कम सैलरी, जिसके कारण जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो क्या होने लगे, मोटिवेट होकर ज़्यादा काम करने लगे। मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, थिंकिंग चेंज की जाती है, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की और साथ के साथ वर्कर की, दोनों के दोनों क्या हो, मिलकर काम करे, कोऑपरेशन में काम करे, दोनों के बीच में क्या ना हो, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी मेंटल रिवॉल्यूशन के अंदर। दोनों के दोनों अगर मिलकर काम करेगा तो आउटपुट अच्छा आएगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक। कल स्टार्ट होगी आपकी नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट।